हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व कर लेते हैं पाथफाइंडर का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 तक सॉल्व किया था, 5 से आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है और इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। पाथफाइंडर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है, मतलब मैथमेटिक्स को इंक्लूड करके प्रॉब्लम्स को टफ बनाया गया है। इरोडोव जो मैं आपको बताता हूँ, इरोडोव में क्या है, फिजिक्स ज़्यादा है, ठीक है। और पाथफाइंडर का जो बुक मैं अभी बता रहा हूँ इसमें मैथमेटिक्स फिजिक्स से ज़्यादा है। यदि आप किसी भी हद तक कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं तो इस पाथफाइंडर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसान लगेगा इरोडोव के कंपैरिजन में। और यदि आप कैलकुलेशन करने में आपको परेशानी हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि आपको पाथफाइंडर बुक का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ लगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। A light inextensible string of length 15 meter is hanging between two pegs that are 9 meter horizontally apart as shown। फिगर में दिया हुआ है कि दो वर्टिकल वाल है जिसके बीच में 9 मीटर का सेपरेशन है। इसके बीच में एक स्ट्रिंग को लगाया गया जिसका लेंथ 15 मीटर है। A small frictionless pulley of weight 4.8 Newton supporting a block of weight 8 Newton is gently placed on the string and allowed to move gradually to a place on the string where it can stay in equilibrium। अब पुल्ली को एक जगह पे, ऐसे जगह पे धीरे से ले जाके रख दिया गया है जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। रेडियस ऑफ द पुल्ली व्हील इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Which of the following conclusion can you make when the pulley is in equilibrium? जब पुल्ली इक्विलिब्रियम में है तब आप कौन सा कंक्लूजन इसका बना सकते हैं। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेवल डिफरेंस ऑफ द पेग इज 4 मीटर, मतलब दोनों के बीच में जो लेवल डिफरेंस होगा ये 4 मीटर। ये कैसे आप कर सकते हो, ये कुछ भी हो सकता है ना, बस इतना नहीं होगा कि लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ 15 मीटर से ज़्यादा हो जाए, ये बस नहीं होगा। लेकिन पेग तो ऐसा भी हो सकता है कि बराबर बराबर लेवल पे लगा हो। तो ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग है कि कहीं पर भी पेग लगाया जा सकता है। टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल डिफरेंस ऑफ द पेग, ये चेक करने वाली बात है, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। टेंसाइल फोर्स इन द स्ट्रिंग इज 8 न्यूटन इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल डिफरेंस ऑफ द पेग। ओके, ऑप्शन बी में जो कहा जा रहा है कि टेंसाइल फोर्स डिपेंड करेगा कि पेग को कहाँ लगाया गया है, और ऑप्शन सी में जस्ट इसका उल्टा कह रहा है कि जो टेंसाइल फोर्स होगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि पेग, दूसरा पेग कहाँ पे लगाया गया है। पेग के बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल में अलग अलग है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। टेंसाइल फोर्स वही रहेगा, 8 न्यूटन रहेगा। ये ऑप्शन किस में कह रहे हैं, सी ऑप्शन में कह रहे हैं, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन ये कह रहे हैं। डी ऑप्शन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग सेगमेंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पुल्ली आर 10 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये कैसे जरूरी है, ये भी बराबर बराबर हो सकता है ना। मान लेते हैं हाइट सेम लेवल पे स्ट्रिंग को लगाया गया, पेग को लगाया गया, ठीक है। तो फिर जब सेम लेवल पे लगाया गया तो बराबर बराबर सेपरेशन होगा। 7.5 मीटर स्ट्रिंग इस तरफ होगा, 7.5 मीटर स्ट्रिंग इस तरफ होगा। तो ये बता पाना ये सही नहीं है, डी ऑप्शन। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस इतना नहीं होना चाहिए कि 15 मीटर स्ट्रिंग से ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है कुछ भी, ठीक है। इसके क्वेश्चन ऑप्शन जो है एक्चुअली ऐसे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आप यदि सोचिएगा तो इसके ऑप्शन आप पकड़ सकते हैं कि कौन से ऑप्शन पे आपको, कौन से ऑप्शन को आपको टैकल करना है, ठीक है। तो ए और डी तो है नहीं, आपको बी और सी ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, वो बी और सी में से होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह सोचना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि बी और सी में से कोई एक होगा। चाहे तो लेवल डिफरेंस पे टेंसाइल फोर्स डिपेंड करेगा या तो लेवल डिफरेंस पे टेंसाइल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, देख लेते हैं कि लेवल डिफरेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। समझिएगा, मान लेते हैं कि लेवल डिफरेंस हो गया, यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये डिस्टेंस यदि x होगा तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा,
ये डिस्टेंस 9 माइनस एक्स के बराबर होगा। सही है भाई, ओके। और ये लेंथ यदि y होगा, ये लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ यदि y होगा तो इस स्ट्रिंग का लेंथ कितने के बराबर होगा बता सकते हैं? ये स्ट्रिंग का लेंथ कितने के बराबर होगा? 15 माइनस वाई के बराबर होगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितने के बराबर है? 15 मीटर के बराबर है। अब देखिए, इसको हम लोग थीटा मानते हैं, तो ये एंगल क्या होगा? अब ये एक पॉइंट है कि ये थीटा होगा तो ये एंगल क्या होगा? तो आप इस पॉइंट को समझिए कि टेंशन, एक ही स्ट्रिंग है ना भाई, आइडियल स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर जगह सेम होगा ना। तो टेंशन का ये कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो टेंशन का जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, मान लेते हैं इसमें T1 और T2 होता और ये एंगल θ1 और θ2 होता, कुछ देर के लिए θ1 और θ2 होता, ठीक है। वैसे तो θ1 θ2 बराबर होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। T1 sin θ1 इक्वल टू क्या हो जाता? T2 sin θ2 होता ना, तभी नहीं इक्विलिब्रियम होता। लेकिन चूंकि पुल्ली आइडियल है, स्ट्रिंग आइडियल है, तो टेंशन सेम होगा। टेंशन यदि सेम होगा तो θ1 इक्वल्स टू क्या आ गया? θ2 आ गया, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा। ये कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन निकल गया। तो ये यदि बराबर होगा तो अब देख लेते हैं इसके बीच में क्या थीटा का वैल्यू आता कितने के बराबर है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, ये परपेंडिकुलर है जो कि 9 माइनस एक्स के बराबर है, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो इस केस में साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए? साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 9 माइनस एक्स बाई 15 माइनस वाई, और ये कितने के बराबर आ जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू x बाई वाई के बराबर। साइन थीटा का वैल्यू इसके लिए क्या होगा? x बाई वाई के बराबर आएगा। कोई परेशानी नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब समझिएगा, फॉलो कीजिए। देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9y माइनस एक्स वाई डेट इज इक्वल्स टू 15x माइनस एक्स वाई। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो x बाई वाई का वैल्यू कितने के बराबर आया? x बाई वाई का वैल्यू आ गया 9 बाई 15 के बराबर, यही आया ना? x बाई वाई का वैल्यू ये 9 बाई 15 के बराबर आ गया। अब ये आया है साइन थीटा का वैल्यू, यही ना थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू आया है। अब ऐसा करते हैं ना, एक चेक कर लेते हैं कि ये तो डिपेंड किया ही नहीं, एक्स और वाई पर तो डिपेंड किया ही नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है, बनाने की जरूरत है नहीं। वैसे आपको चेक करना है तो कर लीजिए। देखिए, अब क्या कीजिए ना कि सेम लेवल पे लगा के देख लीजिए। सेम लेवल पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, लेवल सेम है, मतलब ये लेंथ कितना होगा? 7.5 मीटर होगा, ये 7.5 मीटर होगा, और ये कितने के बराबर होगा? 4.5 मीटर के बराबर होगा। अब ये थीटा कितने के बराबर होगा? 4.5 बाई 7.5, यही ना आएगा साइन थीटा, एंड डेट इज इक्वल्स टू 9 बाई 15। वो तो एक्स और वाई सीधा डिपेंड ही नहीं कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि टेंसाइल फोर्स कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। टेंसाइल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा पेग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन सी, सीधा आप बता सकते हैं ऑप्शन, इसका जो सी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, ओके। अब आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें टेंशन का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि आपको थीटा का वैल्यू पता चल गया। तो 2t कॉस थीटा का वैल्यू 2t कॉस थीटा डेट इज इक्वल्स टू mg के बराबर होगा। t का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं भी कैलकुलेट कर कीजिएगा तो भी आंसर आ चुका है, इसका सी ऑप्शन है। और t का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 8 न्यूटन ही आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करता है, बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करता है, और कई स्टूडेंट तो ऐसा बताए कि बहुत दिनों से लगे हुए थे इस क्वेश्चन में और उनसे नहीं बन पा रहा था। मैंने उन्हें सॉल्यूशन बताया। चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। A small metal ball is being pulled gradually on a fixed frictionless hemisphere as shown in figure। एक फिक्स हेमीस्फीयर पे एक छोटे से बॉल को पुल किया जा रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली पुल किया जा रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। रेडियाई ऑफ द बॉल एंड दैट ऑफ द पुल्ली आर मच स्मॉलर देन दैट ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के रिस्पेक्ट में बॉल का रेडियस
और पुल्ली का रेडियस बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अच्छी बात है। एज द बॉल स्लाइड फ्रॉम द bottom to a position close to the top of hemisphere, how do the magnitude of pulling force F and contact force R between the ball and the hemisphere change? मतलब नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही होता है जनरली, ठीक है। और जब फ्रिक्शन होता है सरफेस पे, रफ सरफेस पे, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों मिल के कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा आप ये समझिए कि नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आपको बात करना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाए। एक पॉइंट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हेमिस्फीयर है, कंप्लीट हेमिस्फीयर है, तो यदि बॉल यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे पुल्ली को लगाया जाए तो स्ट्रिंग कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर इस पे ऐसे रहेगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो एकदम कंप्लीट टाइट हो, मतलब इस हेमिस्फीयर के सरफेस को यदि टच नहीं कर रहा हो तो इसको कहाँ लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ लगाते हैं तो फिर से ये ऐसे रहेगा, ठीक है, फिर से ये टच करेगा कहीं पे, फिर से ये टच करेगा। मतलब इसका मतलब है कि ये जो लेंथ, ये जो हाइट होना चाहिए, इसको यदि h माने तो ये h टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तब जाके ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जो बॉल जो है ये कुछ इस तरीके से खींचा जा रहा हो कि इस तरीके से खींचा जा रहा हो कि ये स्ट्रिंग इस हेमिस्फीयर को टच ना करे, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये जो एंगल, यदि इस थीटा, यदि इसको मानते हैं तो ये थीटा टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथ r के रिस्पेक्ट में ये हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये लेंथ अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का केस आएगा, h टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। अब h टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बना के आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत लोगों के साथ ये परेशानी रहती है इस क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में ही बनाना पड़ेगा। देखिएगा, अब क्या है कि ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इसको कुछ ऐसे खींचा जा रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री होगा। यदि ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो ये अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। जब एग्जैक्टली हेमिस्फीयर के इस पॉइंट पर रहेगा उस समय तो 90 डिग्री ही होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर ये इंक्लाइंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी हो, ये कंप्लीट वर्टिकली रहेगा। अब वर्टिकल ही इसको एज्यूम कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि यदि इसको इस स्ट्रिंग से इसको खींचना हो और इसको यदि टच ना करे तो इसको ऐसे वर्टिकल रहना पड़ेगा। तो इस केस में नॉर्मल ऐसे हो गया, नीचे mg हो गया, है ना, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन यदि आप कंप्लीट वर्टिकल इसको मान लीजिएगा, यदि आप इसको कंप्लीट वर्टिकल मान लेते हैं तो बहुत सारा पॉइंट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये पुल्ली तो यहाँ पर लगा हुआ था ना, और यदि आप कंप्लीट वर्टिकल मान लीजिएगा तो इस पुल्ली से ये कभी कांटेक्ट में आएगा ही नहीं ये स्ट्रिंग। इस कारण से इसको क्या करेंगे, चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ पर ही है और ये कंप्लीट वर्टिकल ही है, ये सब सही है, लेकिन चूंकि इस पुल्ली से इसको जोड़ना, ये इनफाइनाइट दूरी पर ही है पुल्ली, लेकिन चूंकि इस पुल्ली से इसको जोड़ना है, ठीक है, इस पुल्ली से इसको जोड़ना है, इस कारण से इसको हम हल्का सा इंक्लाइन कर देते हैं, हल्का सा इंक्लाइन। इसको, इस एंगल को, जैसे इस एंगल को यदि हम लोग अल्फा मान ले तो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, और ये जो अल्फा है, अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू क्या है, 0, अल्फा टेंड्स टू क्या है, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को समझिए, एक और बात समझिए कि जब ये और ऊपर जाएगा, जब ये और ऊपर जाएगा तो कुछ नॉर्मल कुछ ऐसे लगेगा, ये जब ये और ऊपर जाएगा तो किसी जनरल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस समय ये नॉर्मल ऐसे लगेगा, नीचे mg लग रहा है,
यदि आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा, मतलब इस तरफ जैसे स्ट्रिंग में होता है ना, ऐसा कुछ mg sin अल्फा, कुछ ऐसा कंडीशन आने वाला है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये है, यहाँ पे है ये बॉल, ठीक है, और इसको ऐसे खींचा जा रहा है तो यहाँ नीचे mg लगेगा, और ये टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है, ये अल्फ़ा एंगल बन गया, ठीक है। इस स्ट्रिंग से ये अल्फ़ा एंगल बन गया, ऐसे ये अल्फ़ा एंगल बन गया, कुछ ऐसे बन रहे, ठीक है। तो नॉर्मल ये ऐसे लगेगा, नॉर्मल ये ऐसे लगेगा। अल्फ़ा एंगल कौन सा है? ये वाला अल्फ़ा एंगल है, वर्टिकल के साथ जो स्ट्रिंग बना रहा है वो अल्फ़ा एंगल है, ये थीटा है, कुछ ऐसा होगा, सही है। अब पॉइंट समझिए, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है, ये स्ट्रिंग है, तो फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल का कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये थीटा होगा ना। तो फोर्स का कंपोनेंट और नॉर्मल का कंपोनेंट मिलके mg को बैलेंस करेगा। तो f cos अल्फा प्लस n cos थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mg। ये कितने के बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप इसको समझ पाए तो। ये अल्फा था तो ये अल्फा हो गया, ये थीटा था तो mg का ये कंपोनेंट mg के साथ ये लाइन थीटा एंगल बनाएगा। आप इस mg का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, सिचुएशन वही आएगा, बाद में मैं लेकर के आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा mg का कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, नॉर्मल को ऐसे बैलेंस किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम में सारा कंडीशन एक ही तरीके से फाइनली एक ही चीज़ आता है, एक ही रिजल्ट आता है ना। तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट n cos थीटा, फोर्स का ये कंपोनेंट f cos अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? f का जो ये कंपोनेंट होगा f sin अल्फा, और n का जो ये कंपोनेंट होगा n sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो यहां पे एक और पॉइंट बन जाएगा f sin अल्फा that is equals to n sin थीटा। ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ से क्या है, नॉर्मल और फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा, और इक्वेशन निकाल के लिमिट ले लेना अल्फा टेंड्स टू जीरो का, अल्फा टेंड्स टू जीरो का लिमिट ले लेना है, क्वेश्चन बन जाएगा। यही मैथमेटिक्स है, मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में फिजिक्स से ज़्यादा मैथमेटिक्स है। देखिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। यदि पुट कर दीजिए फोर्स के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? n sin थीटा बाई साइन अल्फा, n sin थीटा बाई साइन अल्फा पुट कर सकते हैं। पुट कर देते हैं f के जगह पे, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? f, ये f के जगह पे ये पुट कर देंगे तो n sin थीटा इंटू कॉस अल्फा, n sin थीटा इंटू कॉस अल्फा, ये पॉइंट आएगा n sin थीटा इंटू कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस n कॉस अल्फा प्लस n कॉस थीटा है, n कॉस थीटा f के जगह पे हमने ये पुट कर दिया n कॉस थीटा, डैट विल बी इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा? mg के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से mg का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? देख लीजिए mg कितने के बराबर आएगा, यहाँ से mg इक्वल्स टू आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई साइन अल्फा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया, ये साइन थीटा प्लस अल्फा का इक्वेशन है, तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू क्या आएगा? mg साइन अल्फा बाई साइन थीटा प्लस अल्फा, कुछ ऐसा आएगा नॉर्मल का इक्वेशन। अब नॉर्मल में क्या करना है? लिमिट टेंड्स टू अल्फा टेंड्स टू जीरो होगा, ठीक है। अब लिमिट ले लीजिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? mg साइन अल्फा बाई साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन
थीटा प्लस अल्फ़ा। तो नॉर्मल का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 आ जाएगा, मतलब ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल में हल्का सा चेंज आएगा, ठीक है। तो उस हल्का सा चेंज को आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली 0 रहेगा, ठीक है। तो 0 रहेगा तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं क्या है यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन में है कि आपको फोर्स का इक्वेशन चाहिए। तो फोर्स का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन आया हुआ है, फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा। नॉर्मल का जो इक्वेशन आया है उसमें आप पुट कर दीजिए, तो फोर्स इक्वल्स टू आ जाएगा साइन थीटा बाई साइन अल्फा, साइन थीटा बाई साइन अल्फा, यही है ना, साइन थीटा बाई साइन अल्फा। और नॉर्मल की जगह पे पुट कर देते हैं। नॉर्मल की जगह पे क्या आ गया, एम जी साइन अल्फा बाई साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया। साइन अल्फा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, एम जी साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस अल्फा। ये आ गया फोर्स का इक्वेशन, ठीक है। अल्फा यदि टेंड्स टू 0 इसमें खींचेगा तो फोर्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर आ जाएगा। फोर्स इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा। तो इस ऑप्शन, इसमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन में नॉर्मल कांस्टेंट है, ये पॉइंट है। और फोर्स को कांस्टेंट, मतलब नॉर्मल कांस्टेंट एंड फोर्स कांस्टेंट, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। तो नॉर्मल कांस्टेंट ये एक पॉइंट है। फोर्स के बारे में देख लेते हैं कि अल्फा के लिए ये डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। नॉर्मल का तो पता चल गया ना, फोर्स के लिए देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है चारों में, ठीक है। तो देख लेते हैं चारों में कौन सा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप थीटा को चेंज करके देख लीजिए। थीटा जैसे जैसे चेंज होगा, थीटा शुरू में थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और थीटा जैसे ही 90 डिग्री के बराबर होगा तो फोर्स का वैल्यू एम जी के बराबर होगा। और जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा, थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, साइन थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो फोर्स क्या हो रहा है, एक तरीके से डिक्रीज कर रहा है। मतलब फोर्स mg के बराबर ही होगा, लेकिन mg से हल्का सा डिक्रीज करेगा, घटेगा, ओके। तो इस तरीके से फोर्स डिक्रीज करेगा, नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म रोप दैट पासेज थ्रू 2 आइडियल पुल्ली. The other end of the rope is tied to a fixed support as shown in figure. If the pulley are pulled vertically with the force 110 Newton and F2 equals to 90 Newton, the system stay at rest. Assuming linear mass density of the rope is 0.25 kg per meter and the acceleration of free fall 10 meter per second squared, find the length of the rope. Pulley are not small. नहीं है, छोटा है, पुल्ली स्मॉल नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन और आसानी से बन जाएगा। देखिए क्या है इस क्वेश्चन को, देखिए ये पुल्ली है, ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ये पुल्ली से फिर कनेक्ट हुआ और ब्लॉक के सेम लेवल पे ये ग्राउंड मतलब सरफेस कह सकते हैं, फ्लोर कह सकते हैं, से कनेक्टेड है। इसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, नीचे F2 फोर्स लग रहा है। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसका मतलब है इस पॉइंट का फोर्स इस पॉइंट का फोर्स बराबर होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है। तो जब ये पॉइंट, इस पॉइंट का फोर्स इस पॉइंट का फोर्स बराबर होगा तो सीधा इसको ऐसे करके मिला देते हैं, क्वेश्चन बन गया। देखिए तो ये क्या हो गया, ये F1 हो गया भाई, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, कुछ ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसको क्या किया हमने, ऐसे करके मिला दिया। यहाँ पे ब्लॉक टाइप का कुछ होगा, यहाँ पे सरफेस टाइप का कुछ होगा, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्ट्रिंग पूरे में कनेक्टेड है, ऐसे करके ऐसे गया हुआ था, यहाँ पे फोर्स बराबर था, तो हम लोगों ने इसको मिला दिया। तो जब आप इसको मिला दीजिएगा तो F1 ऊपर लग रहा है, F2 नीचे लग रहा है,
ठीक है। F1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, F2 का वैल्यू कम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में मास है तो स्ट्रिंग भी तो mg लगाएगा ना, तो स्ट्रिंग का वेट प्लस F2 दैट इज इक्वल्स टू F1, ठीक है। तो लिख दीजिए F1 इक्वल्स टू F2 प्लस mg। F1 का वैल्यू कितना दे रखे हैं 110 न्यूटन, F2 का वैल्यू 90 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल्स टू mg। तो mg इक्वल्स टू आ गया 20 न्यूटन, m का वैल्यू आ गया 2 kg। लीनियर मास डेंसिटी दे रखे हैं ना, तो लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 2, तो लेंथ का वैल्यू हो गया 2 बाई लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है 0.25 दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।